So hello and a very warm welcome to all of you on the platform of Blade Learner K12. CBSE has released the date sheet finally for class 10th boards and class 12th boards. एंड अगर आपने उस डेट शीट को एनालाइज किया होगा तो आपको पता चला होगा कि जितने भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं उन सबके एग्जामिनेशन आपके मार्च के फर्स्ट वीक से शुरू हो रहा है। दैट मीन्स कि अभी से लेके मार्च के फर्स्ट वीक तक हमारे पास तकरीबन 60 दिनों का समय है टू प्रिपेयर फॉर द सब्जेक्ट्स। अब इन 60 दिनों में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए कि हम लोग 90 प्लस स्कोर कर पाए, इवन 95 प्लस स्कोर भी कर पाए। सो ये जो वीडियो है दैट इज फॉर एवरी काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। ये उन टाइप के स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन्होंने शायद अभी तक अपनी प्रिपरेशन शुरू भी नहीं की है। ये उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने प्रिपरेशन शुरू की है एंड वो बीच में है, दे आर ऑन द इंटरमीडिएट लेवल। एंड उन बच्चों के लिए भी है क्योंकि इसमें जो टिप्स है सब पे एप्लीकेबल होंगे। उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने सब कुछ तैयार कर लिया है, बस अब वो रिवाइज करने वाले हैं। सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि इसमें मैं 5 चीज़ों के ऊपर बात करूंगा एंड जिसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके ऊपर हम लोग वीडियो के आखिरी में बात करेंगे। नाउ गेटिंग स्टार्टेड विद द वीडियो, कमिंग टू द लैपटॉप स्क्रीन। सो सबसे पहली चीज़ जो आती है उन 5 में से दैट इज टू फॉरगेट द पास्ट। इसमें 2 प्रकार के स्टूडेंट होंगे। देखो, आपका जो सेशन था वो अप्रैल 2022 में शुरू हो चुका था और अप्रैल 2022 से लेके दिसंबर 2022 तक हमारे पास तकरीबन 9 महीने का समय होता है। इस 9 महीनों में 2 प्रकार के स्टूडेंट्स उभरे होंगे। एक जिन्होंने बहुत बढ़िया तैयारी की होगी और जिसका असर उन्हें प्री बोर्ड में दिखा होगा, यानी कि क्लास के टॉपर्स जिन्होंने पूरे इन 8-9 महीनों में कंसिस्टेंटली पढ़ाई की है एंड प्री बोर्ड्स में उनके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। उनके लिए ये मैसेज है, कीप योरसेल्फ ग्राउंडेड। आप अपने आप को ग्राउंडेड रखें। आपके नंबर अच्छे आए हैं, यू आर लाइकली टू परफॉर्म वेल इन बोर्ड्स। आपके बोर्ड्स में भी अच्छे ही आएंगे, बट इसको लेके ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना। बिकॉज इन द क्रिकेट देयर इज अ सेइंग कि जब हम लोग टेस्ट मैच खेलते हैं तो टेस्ट मैच 4-5 दिनों का होता है। तो कोचेस हमेशा बताते हैं प्लेयर्स को कि चाहे आपने पिछले दिन 150 रन, 250 रन ही क्यों नहीं स्कोर किया हो, बट जब आप दूसरे दिन आते हो यू आर प्लेइंग अ डिफरेंट इनिंग, क्योंकि वो पिच बदल जाती है। मतलब एक दिन में बहुत फर्क आ जाता है, बॉलर्स में फिर से एनर्जी आ जाएगी, गेंद भी बदल जाती है, डिफरेंट कंडीशन हो सकते हैं। सो यू आर जस्ट प्लेइंग अ डिफरेंट इनिंग नाउ। इवन तो आपने इतना पीछे स्कोर किया हुआ बट फिर भी आप अपने आप को ग्राउंडेड रखो। सो कीप योरसेल्फ ग्राउंडेड, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। एंड दूसरी ऐसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इन 9 महीनों में कुछ भी नहीं किया है और खासा तादाद जो है वो इन बच्चों की है। इन्होंने रील्स देखे हैं, प्रोकास्टिनेट किया है, इन्होंने मीम्स देखे हैं, चैटें की है और जितनी भी ऐसी चीज़ें जो टाइम वेस्ट करने वाली वो सब किया है। एंड अब ये सोच रहा है कि जब 9 महीने कुछ नहीं पढ़ा और इन्होंने इन 9 महीनों में कुछ नहीं पढ़ा, दैट मीन्स 11th में भी लोगों ने कुछ खास पढ़ाई की नहीं होगी। तो इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अगर हमने इन 9 महीनों में कुछ नहीं पढ़ा है तो ये जो बाकी के 60 दिन है इसमें क्या ही उखाड़ देंगे। सो लेट मी टेल यू कि जितने भी आपके बोर्ड के टॉप स्कोरर होते हैं उन्होंने सबसे ज्यादा जो पढ़ाई की होती है वो इन्हीं आखिरी के 2-2.5 महीनों में की होती है। सो अगर आपने इस 2-2.5 महीनों को यूटिलाइज कर लिया तो जहां आपके 45 नंबर आ रहे होंगे, जहां आपके 65 नंबर आ रहे थे, वहां पे आप 85-90 स्कोर कर सकते हो। इट इज पॉसिबल। सो फॉरगेट द पास्ट एंड एक्सेप्ट व्हाट इज अहेड ऑफ यू। आपके पास जो आने वाले 60 दिन है ये कोई 60 करोड़ से कम नहीं है, 60 लाख से कम नहीं है। सो सारे एक एक दिन को किसी मोनेटाइज वैल्यू से अटैच कर दो एंड ऐसा समझो कि जो जितने भी दिन है वो सब 1-1 लाख 1.5 लाख के मेरे पास दिन है। तो एक दिन मैंने अगर वेस्ट किया दैट मीन्स मैंने अपने 1 करोड़ 1.5 करोड़ वेस्ट कर दिए और एक दिन यूटिलाइज किया दैट मीन्स मैंने वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ कमा लिए। तो फॉरगेट द पास्ट एंड एक्सेप्ट व्हाट इज अहेड ऑफ यू। इसके साथ ही एक टिप और भी मैं दूंगा कि आपको फेथ रखना पड़ेगा। फेथ इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सक्सेस। जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि टैलेंट है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि हार्ड वर्क है, बट उन सब में से सब लोग ये कहेंगे कि नोइंगली या अनोइंगली, जाने या अनजाने में हमने चीज़ें विजुअलाइज की थी, हमने फेथ रखा था कि हम जो अभी कर रहे हैं ना वो सक्सेसफुल होगा। और फेथ के बेसिस पे ही तो इतने जो आप देख रहे हो कि 1.5 अरब और 2-2 अरब के रिलीजन दुनिया में घूम रहे हैं, वो किस बेसिस पे एग्जिस्ट करते हैं। सो फेथ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल जिसका सहारा आप अभी के समय में ले सकते हो। हैव फेथ इन यू। एंड कैसे रखना है अपने आप में फेथ, इसको लेके हम लोग इस वीडियो के अंत में बात जरूर करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है दैट इज टू नो द सिलेबस। आप अगर अभी पढ़ना शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले चीज जो आपको करनी है, आपको जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं, जो 3 सब्जेक्ट है प्लस इंग्लिश, उनका सिलेबस आपको पता होना जरूरी है कि कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ना। दिस इज फॉर ईच एंड एवरी बोर्ड, चाहे आप किसी भी बोर्ड के, स्टेट बोर्ड के हो, सेंट्रल बोर्ड के हो, आपको अपने सब्जेक्ट्स के सिलेबस पता होने जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं और बहुत तल्लीनता से पढ़ रहे हैं जिनका एग्जाम में पूछा ही नहीं जाना कुछ भी, जिनसे एक सवाल नहीं आएगा और जो टॉपिक कभी पूछे नहीं जाएंगे बोर्ड एग्जाम में।
सो नो द सिलेबस फर्स्ट, मैंने सीबीएसई की जो सिलेबस है उसकी लिंक नीचे डाल दी है, आप जाके अपने सब्जेक्ट का सिलेबस वहाँ पे देख सकते हो। एंड ये जो टिप है वो उन स्टूडेंट्स के लिए भी कारगर होगी जिन्होंने पूरी तैयारी की हुई है, क्योंकि बहुत बार मैं टेलीग्राम ग्रुप पे देखता हूँ कि बच्चे आके मुझसे पूछते हैं कि सर रेट बॉडी सेटलमेंट क्या था, सर डेक्कन रॉयट्स वाला हमें कंटेंट पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। सो ये सारी चीज़ें इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है बिकॉज उन्हें अपना सिलेबस नहीं पता कि कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है और किस चैप्टर में किस पोर्शन को नहीं पढ़ना। सो नो द सिलेबस फर्स्ट, ताकि आप केवल उन्हीं चीज़ों पे फोकस कर सको जिनसे आपका एक्चुअल आउटपुट निकलना है। तीसरी चीज़ एंड इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, बहुत सारे लोग अभी आपको एडवाइस देंगे कि आप क्या करो, जैसे 60 दिन है आपके पास, तो 60 दिन को आप डिवाइड कर लो, आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, आप 20-20 दिन में डिवाइड कर लो। आप 20 दिन केवल हिस्ट्री पढ़ना, 20 दिन केवल पोल साइंस पढ़ना और 20 दिन केवल इकोनॉमिक्स पढ़ना। ये एडवाइस बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि ये उनके लिए चल सकता है जिन्होंने पीछे सिलेबस पूरा करा हुआ है और उन्हें रिविजन करना है, लेकिन आपके लिए नहीं चल सकता जब आप सिलेबस को शुरू ही कर रहे हो। सो जब आप सिलेबस को शुरू करते हो या तैयारी के बीच में हो या इवन आपने सारा सिलेबस खत्म कर लिया और आप रिवाइज करना चाहते हो, आई वुड सजेस्ट यू कि आप जितने भी दिन हैं उतने दिन में सारे सब्जेक्ट्स को डेली पढ़ो। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके पास टोटल 24 घंटे होते हैं, तो अगर हम लोग एक पाई चार्ट बनाए, सो दिस इज द सर्कल और इसमें हमारे पास 24 घंटे, इसको हमने बांट दिया 2 पार्ट में, ये 12 घंटे हो गए और ये 12 घंटे हो गए। इन 12 घंटों में से मैंने एक हिस्सा निकाल दिया 8 आवर्स का इधर स्लीप, एंड ये हो गया 4 आवर का इधर जेन्युइन एक्टिविटीज़ जो हमें करनी होती है। और फिर इस 12 घंटे में से भी मैंने 2 घंटे निकाल दिए आपके टाइम पास के लिए या डेलिबरेट टाइम वेस्ट के लिए। कुछ कुछ बच्चे टाइम सेट करते हैं कि इतने से इतने टाइम तक मैं टाइम वेस्ट करूंगा, एंड दैट इज़ बेसिकली वेरी गुड फॉर मेकिंग डिसिप्लिन। तो बाकी बचते हैं हमारे पास 10 घंटे। इस 10 घंटे को आपको कंट्रोल करके चलना है। सो डिवाइड योर 10 आवर्स इनटू द स्लॉट ऑफ 2 आवर्स। 5 स्लॉट बनाओ जिसमें आपके पास 2-2 करके 10 घंटे के 5 स्लॉट होंगे। एंड अगर आप कहते हो कि 10 घंटे पढ़ना मुमकिन नहीं है, तो एक्चुअली 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ना मुमकिन नहीं है। द मैक्सिमम लिमिट टू अ ह्यूमन कैन स्ट्रेच, वैसे तो ह्यूमन की कैपेबिलिटी की कोई लिमिट है नहीं, बट फिर भी अगर मैं स्टडी लेवल पे बात करूँ तो आप 10 से 12 घंटे आराम से पढ़ सकते हो या काम कर सकते हो। दिस इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल, ये इनसे नहीं है। तो आप इस 10 घंटे को 5 स्लॉट में डिवाइड करो। आपके पास ये जो 5 स्लॉट है ना, अब इसमें जो टेक्निकलिटी है दैट इज़ कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, मैंने 3 सब्जेक्ट को 3 अलग अलग स्लॉट दे दिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, तो मैंने हिस्ट्री दे दिया इसको पहले स्लॉट को, फिर दूसरे स्लॉट को पोल साइंस दे दिया, तीसरे स्लॉट को इकोनॉमिक्स दे दिया, और एक हमारा बचा सबसे पहला स्लॉट और एक हमारा बचा सबसे लास्ट स्लॉट। तो सबसे पहले स्लॉट में हमें क्या करना है, दैट इज़ पॉसिबली कि वो आपका मॉर्निंग का स्लॉट होगा। और जितने भी लोग रात को पढ़ने की आदत डालते हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके जो एग्जामिनेशन है वो दिन में होने वाले हैं। तो आप धीरे धीरे कोशिश करो कि रात में कम पढ़ो और पूरे दिन में ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि आपको अगर ये आदत रहेगी तो आप फिर वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में स्नूज कर रहोगे, जमाई ले रहोगे। सो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहला जो आपका 2 आवर का स्लॉट है दैट इज़ फॉर रिविजन। जो भी आपने पिछले दिन पढ़ा है, हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स या जितने भी आपके 3 सब्जेक्ट हैं उनमें, उनको आप रिवाइज करो। क्योंकि आप सिर्फ अगर पढ़ रहे हो विदाउट रिविजन तो जितनी तेज़ी से आप पढ़ोगे उतनी ही तेज़ी से आप भूलोगे भी। सो जितनी भी चीज़ें आप पढ़ो उसको रिवाइज कर लो। रिवाइज करने के लिए मैं एक एडवाइस दूंगा कि अभी आप केवल और केवल वन शॉट लेक्चर्स और नोट्स रेफर करो हमारे चैनल के। किसी और चैनल के एक्सप्लेनेशन के वीडियोस मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उतना डीप में किसी ने पढ़ाया नहीं होता है। नोट्स की भी बात करूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना इलेबोरेटिव नोट्स कोई और देता होगा। अगर कोई और देता है, अगर आपने खुद बनाए हैं या आपके सीनियर्स के हैं, तो दैट इज़ वेल इनफ फॉर यू। अगर नहीं है तो यू कैन रेफर आवर नोट्स। सारी चीज़ें इलेबोरेटिव होती है, चाहे हिस्ट्री के नोट्स की बात करें, पोल साइंस के नोट्स की बात करें, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी के नोट्स की बात करें। सो स्टिक टू द वीडियो लेक्चर्स एंड नोट्स। तो जो भी वीडियोज़ आपने देखे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ना सिलेबस शुरू करना चाहते हो, तो यहाँ नीचे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है। आप हिस्ट्री के पहले चैप्टर से शुरू करते हो, चैप्टर 1 ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, और एक दिन में आपने करीबन 50% का जो वन शॉट है वो खत्म किया। उसको फिर जब अगले दिन हम शुरू करेंगे ना, तो उसको 2x पे या 1.75x पे रिवाइज करेंगे। ये रिवीजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कल जो आपने पढ़ा था वो आपके पास आज बचा रहे, ठीक है। तो दिस इज़ बेसिकली हाउ यू शुड यूटिलाइज योर फर्स्ट स्लॉट। जो भी आपने हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है या हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी पढ़ा, 3 सब्जेक्ट आपके हैं ना, तो इसको आप पहले स्लॉट में रिवाइज करो और इसके बाद बाकी के जो 3 स्लॉट है इसमें आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ो। अब बचता हमारा आखिरी स्लॉट। ये 2 घंटे का भी हो सकता है, अगर आप इसको थोड़ा सा घटाना चाहो तो 1 घंटे का, 1.5 घंटे का कर सकते हो, बट आइडियली अगर आप 2 घंटे का ही रखो तो सही रहेगा, क्योंकि इस स्लॉट में हमें पढ़ना नहीं है, हमें चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अभी ऐसे हैं
जिन्होंने तैयारी पूरी की हुई है बट उनका एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं था, इसीलिए उन्होंने देखा है कि प्री बोर्ड में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, हमारी तैयारी पूरी थी, हमने टॉपिक सारे कवर किए हुए थे बट हमें लिखना नहीं आ रहा था। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये जो आखिरी के 2 घंटे हैं इसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये हमारा अगला पॉइंट होने वाला है। सो दिस पॉइंट, रीड ईच सब्जेक्ट डेली। अगर आपने सिलेबस पढ़ लिया है तो रिवाइज ईच सब्जेक्ट डेली। आप अगर रिवीजन करना चाहते हो तो फिर आपको 10 घंटे की जरूरत नहीं है, 8 घंटे में भी हो जाएगा, बट पहला जो स्लॉट है वो ओवरऑल रिवीजन के लिए रखो। जितने भी सब्जेक्ट आपने पिछले दिन रिवाइज किए तो उसको री रिवाइज करो, क्योंकि एग्जामिनेशन में मार्क्स इस बेसिस पर नहीं आते कि आपने कितना पढ़ा है, वो इस बेसिस पे आते हैं कि आपने जो पढ़ा उसको कितनी बार रिवाइज करा है। ओके, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सिलेबस है तो रिवीजन का स्कोप बहुत ज़्यादा है, जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ेगी मार्क्स स्कोर करने की। सो रिवीजन सबसे प्राइम फोकस होना चाहिए और जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसको एग्जीक्यूट किया जाए प्रॉपर आंसर के द्वारा। डेली आप कुछ क्वेश्चन उठाओ और आंसर राइटिंग करो। इसीलिए जो चौथा हमारा पॉइंट है, जो चौथी टिप है, दैट इज डेली आंसर राइटिंग। अगर आप अभी सिलेबस शुरू कर रहे हो तो भी ये रिकमेंडेड है, अगर आप सिलेबस के बीच में हो तो भी ये रिकमेंडेबल है, अगर आपने पूरी तैयारी कर ली है तब तो ये करना ही करना है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसने पूरा सिलेबस खत्म कर लिया है, अब केवल रिवीजन करने को बचा रह गया, तो आपको तो आंसर राइटिंग करनी ही चाहिए। सो आपको करना क्या है कि आपके जितने भी सब्जेक्ट है उसमें से 3 क्वेश्चन डेली के सेलेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हिस्ट्री, पोल साइंस और इकोनॉमिक्स है, आपके पास हो सकता है कोई और सब्जेक्ट हो, बट जितने भी 3 सब्जेक्ट हैं और 3 आपके मेजर सब्जेक्ट होते हैं, बाकी जो भी है ना वो आपका एक्स्ट्रा है। और आइडियली सब्जेक्ट सिलेक्शन के वक्त भी ये कहा जाता है कि आप 3 मेजर सब्जेक्ट लेके चलो, एडिशनल में हम लोग कोई आसान सब्जेक्ट ले तो ज़्यादा सही है। सो ये जो 3 सब्जेक्ट हमारे हिस्ट्री, पोल साइंस और इकोनॉमिक्स, इसके मैं 3-3 सवाल डेली उठाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में आपके 3 और 8 मार्कर्स आते हैं, तो 3 सवाल मैं उठाऊंगा 3 और 8 मार्कर। शुरुआत में केवल और केवल 3 मार्कर से करूंगा। ऐसे ही पोल साइंस में भी मैं छोटे सवाल उठाऊंगा, इकोनॉमिक्स में भी मैं छोटे सवाल उठाऊंगा। और डेली के हिसाब से अगर मैं 3-3 क्वेश्चन इन सब के करता हूं तो फिर मेरे इन 60 दिनों के बाद कितने सवाल बचते हैं पता है आपको? इन 60 दिनों के बाद आपके सवाल बनेंगे करीब 540 के। और विद द टाइम आप ऐसा कर सकते हो कि 2 हफ्ते जब हो गया, 3 हफ्ते जब हो गए, क्योंकि 60 दिन मतलब 8 से 7 वीक का समय, तो 2-3 हफ्तों बाद आप डेली डेली 5 क्वेश्चन उठाने लग जाओ 3 की जगह। तो उस केस में अगर बात करें तो ये आंकड़ा तो और बढ़ जाएगा। लेकिन हम सेफ जोन में लेके चलते हैं कि ऐसा मानते हैं कि आपने 3 क्वेश्चन डेली अटेम्प्ट किया बट कंसिस्टेंटली किया। सो सेकंड कीज, जो भी आप करो उसको कंसिस्टेंटली करो। अगर आप कंसिस्टेंटली करते हो तो आप पाओगे कि आपने इस पूरे 60 दिनों में 540 क्वेश्चन 3 सब्जेक्ट के केवल सॉल्व कर दिए हैं। इस हिसाब से एक सब्जेक्ट के बनते हैं 180 और एक सब्जेक्ट में अमूमन 12 से 15 चैप्टर होते हैं, तो एक चैप्टर के आपने अप्रॉक्सीमेटली 15 से 12 सवाल किए हैं। ये कैलकुलेशन बैठता, और मैं यकीन के साथ ऐसा कह सकता हूँ कि किसी भी चैप्टर में, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो, उसमें यूनिक क्वेश्चन केवल 15 से 12 बनते हैं सब्जेक्टिव के। ऑब्जेक्टिव के आप बहुत बना सकते हो, सब्जेक्टिव के यूनिक क्वेश्चन 15 से 12 ही बनते हैं। तो आपने अगर 3 क्वेश्चन की भी डेली प्रैक्टिस की 60 दिनों तक, वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट आपके बहुत लेट से उनके एग्जाम्स होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स तो बहुत लेट में, मतलब मार्च में भी 20 मार्च के बाद है। कुछ कुछ सब्जेक्ट तो आपके अप्रैल में है, तो उनके लिए तो आपको और टाइम मिलेगा। कंसिडरिंग कि ये जो ज्योग्राफी है और कुछ 1-2 सब्जेक्ट है उनके एग्जाम्स पहले हैं, तो उनके आपने अगर 180, 200, पौने 200 सवाल भी किए हैं, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। सो ट्राई टू राइट एज मच क्वेश्चन एज यू कैन। डेली प्रैक्टिस करो, और ये जो प्रैक्टिस है अभी आप केवल और केवल PYQ से करो। आपने चाहे अरिहंत की उठाइए, ओसवाल की उठाइए, उसमें जो भी सवाल आप उठाओ, जो भी सवाल आप करो, मेक श्योर कि वो PYQ से ही हो। अगर आपने अरिहंत, ओसवाल कुछ भी नहीं लिया है तो हमने यहाँ पे एक लिंक शेयर कर दी है जहाँ पे CBSE के सारे PYQs आपको मिल जाएंगे। वो सब्जेक्ट वाइज है, ईयर वाइज है, आप जाके देख सकते हो, और उसमें जितने भी आपके सवाल है उनको आप कर सकते हो, जो 3 मार्कर है, 8 मार्कर है, 4 मार्कर है, 5 मार्कर, 6 मार्कर है। एंड इसके अलावा इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव द आंसर राइटिंग, आपको ऐसा लगता है कि मैं आंसर लिख सकता हूँ बट चेक करने वाला कोई नहीं है, फीडबैक देने वाला कोई नहीं है, हमें कोई ये बताने वाला नहीं है कि इंट्रो कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन कैसे इंटरप्रेट किया जाए, क्योंकि कई बार सवाल कुछ और होता है और मैं कुछ और लिख के चला आता हूँ, आता तो है बट मैं इंटरप्रेट नहीं कर पाता। इन दैट केस यू शुड इनरोल इन आवर आंसर राइटिंग कोर्स, क्योंकि इसमें हम लोग आंसर राइटिंग के उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे जिनसे कि अमूमन बच्चों को जूझना पड़ता है, चाहे वो इंट्रो मेकिंग हो, क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन हो, चाहे वो हेडलाइन मेकिंग हो, पॉइंट फ्रेमिंग हो, कंक्लूजन मेकिंग हो, एक फ्लो चार्ट मेकिंग हो, प्रेजेंटेशन टेक्निक हो, हेड राइटिंग हो, एंड उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियोस हैं, ज्योग्राफी की हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, हिस्ट्री की क्या रहनी चाहिए, विद द वर्कशीट। ना केवल आपको बताएंगे बल्कि आपको वर्कशीट भी देंगे एग्जीक्यूट करने के लिए, जिसको हम लोग चेक भी करते हैं। सो दैट इज इन द आंसर राइटिंग कोर्स। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में मैंने लिंक डाल दी है। क्लिक ऑन द लिंक, लर्न मोर अबाउट आंसर राइटिंग कोर्स एंड गेट योरसेल्फ एनरोल्ड एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि एक एक दिन आपका अभी 1-1 करोड़ के बराबर है।
सो वट एवर यू डू, चाहे आप PYQ से उठाते हो, और हमारी आंसर राइटिंग में जितनी भी वर्कशीट मैंने दी है वो सारी की सारी PYQ से ही है। तो इस बात पे तो कंपटीशन ही हटा लो कि किसी ने अड़ियंत लिया, किसी ने ओसवाल लिया, किसी ने एडुकार्ट लिया है, तो इनके कंटेंट किसी के एक से सुपीरियर होंगे, किसी के एक से इन्फीरियर होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सारे लोग PYQs ही डालते हैं, क्योंकि जितने भी बोर्ड्स हैं ना उन सबका यही घसा पिटा पैटर्न है कि जितने भी लास्ट के 10 ईयर्स के पेपर्स हैं उनको ही अलग, उनके ही सवालों को अलग शब्दों में बेसिकली पूछ लिया जाता है। तो अगर आपने लास्ट के 10 ईयर PYQ सॉल्व किए हैं, जो कि मैंने लिंक भी नीचे डाल दी है, वहाँ से आपको CBSE के साइट से मिल जाएगी। अगर आप आंसर राइटिंग कोर्स में इनरोल करते हो तो बाकायदा वर्कशीट में जितने भी सवाल है वो सारे PYQs हैं, जिनकी प्रॉपर चेकिंग के बाद आपको फीडबैक भी मिलता है। एंड इसके अलावा बहुत सारे और भी कंटेंट है जिससे आप अपनी आंसर राइटिंग इंप्रूव कर सकते हो। सो दिस शुड बी अ ग्रेट वे टू इंप्रूव योर आंसर राइटिंग एंड डेवलप कंसिस्टेंसी, क्योंकि कंसिस्टेंसी आंसर राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने 3 दिन लिखा, चौथे दिन लिखा और 5वें दिन नहीं लिखा, छठे दिन नहीं लिखा, 7वें दिन नहीं लिखा, तो फिर आप बेसिक पे आ जाओगे, फिर आप डे 1 से शुरू करोगे। सो कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा द लास्ट थिंग इज, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, शायद इन 5 में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज टू कीप योर सेल्फ पॉजिटिव। आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, आपको हमेशा फेथफुल रहना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जैसे जिनकी एडवांस लेवल की भी तैयारी है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। किसी ने कह दिया कि मैं तो अभी सैम्पल पेपर लगा रहा हूँ, मैं तो ओसवाल कर लिया, अभी अरिहंत कर रहा हूँ, अरिहंत कर लिया, एडुकार्ट कर रहा हूँ। इस बात को समझूँ कि आपके रिसोर्सेज जितने कम रहेंगे ना उतना बेहतर है आपके लिए, क्योंकि सब में वही चीज़ें हैं, वही सवाल आपको ओसवाल में भी मिलेंगे, वही सवाल आपको बाकी पब्लिकेशन हाउसेस में भी मिलेंगे। सवालों का फर्क कोई नहीं होता, खास करके सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में तो कर भी सकते हो, सब्जेक्टिव लेवल पे बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि सारे PYQs ही छापते हैं। तो आपको एक किताब को 5 बार करने में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एज कम्पेयर टू आप 5 किताबों को एक बार करो। सो जितने कम रिसोर्सेज रहेंगे उतना बेहतर है। कम रिसोर्सेज लेकिन बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो। बोर्ड इज ऑल अबाउट रिपीटेशन, बोर्ड इज ऑल अबाउट रिपीटेशन। बोर्ड को आप एक रेस की तरह ना मारो, मैराथन की तरह मारो। मान लेते हैं कि आप अभी अपना सिलेबस ही कंप्लीट कर रहे हो और आपका कोई दोस्त है वो कह रहा है कि मैंने तो सैम्पल पेपर भी लगाने शुरू कर दिए। तो ऐसा नहीं है कि कौन पहले 95% लाता, सबको 95% ही लाना। दिस इज अ फिनिशिंग लाइन, और जो इस फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर जाएगा वो सब विनर है। किसी से ये थोड़ी ना पूछा जाता है कि आपने कितने टाइम में 90+ स्कोर किया, आपने कितने टाइम में 95+ स्कोर किया। बस ये पूछा जाता है कि आपने कितना स्कोर किया। सो इट इज़ ऑल अबाउट मैराथन। आपको ये फिनिशिंग लाइन है, इसको क्रॉस कर देना है। सो चाहे आपकी प्रिपरेशन लेवल कैसी भी हो, कीप योर सेल्फ पॉजिटिव। आप डिमोटिवेटेड ना हो दूसरों के एफर्ट्स को देख के कि वो सैम्पल पेपर अभी लगा रहा है, वो ये किताब कर रहा है, वो ये किताब कर रहा है। जो रिसोर्सेज आपके हैं उस पर आप स्टिक रहो एंड डेवलप द पॉजिटिव एटीट्यूड। ये डेवलप होगा आपके एक्सरसाइज करने से। यू कैन लिसन टू पॉजिटिव अफर्मेशन। कुछ जो अच्छे अफर्मेशन के वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, उनकी लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, यू कैन चेक इट आउट। एंड इसके अलावा घर पे बैठे अगर आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, जिम नहीं जाना चाहते, तो इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी कुछ ऐसी योगा पोजेज है जिनके लिए आपको बेसिक जगह की ज़रूरत पड़ती है। आप अपने बेड पे भी कर सकते हैं, छोटे से फर्श पे भी कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा आपका जगह नहीं लेंगे और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे, एंड दैट विल मेक यू फील बेटर। तो आप उन योगा पोजेज को भी कर सकते हो। जस्ट राइट सिंपल योगा पोजेज एंड सर्च ऑन द यूट्यूब, आपको पता चल जाएगा। माइंड हीलिंग के लिए, स्ट्रेस रिलीजिंग के लिए आप इन चीज़ों को कर सकते हो। सो कीप योर सेल्फ पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो 12th बोर्ड है दैट इज गोइंग टू बी द ईजिएस्ट एग्जामिनेशन ऑफ योर लाइफ। चाहे आप इसको 8 साल बाद, 5 साल बाद एनालाइज कर रहोगे, तो आपने जितने भी एग्जाम दिए हैं पहली दर्जे से लेके ग्रेजुएशन लेवल तक या कॉम्पिटिशन लेवल तक, उसमें आप पाओगे कि 12th बोर्ड जो था वो सबसे आसान था। उसमें भी अगर मैं CBSE की बात करूँ और जितने भी आपके स्टेट बोर्ड है, ये तो एकदम आसान कर देते हैं बच्चों के लिए। सो इट इज़ जस्ट अबाउट अ हाइप। उस हाइप के कारण बहुत बच्चों को टेंशन होती है। जैसा मैंने कहा ना कि आप अभी तैयारी शुरू ही कर रहे हो, बट आप देखोगे कि आपके बगल वाला जो है वो सैम्पल पेपर लगा रहा है। तो ये डर जो है वो इस बोर्ड को डिफिकल्ट कर देता है। आपको बस क्या करना है कि आपको जो नेगेटिव थॉट्स हैं, आपको जो ऐसी फीलिंग्स है जो आपको नीचे गिराती है, उनको अपने दिमाग पे चढ़ने ही नहीं देना है। सामने वाला सैम्पल पेपर कर रहा है, आप अभी तैयारी शुरू ही कर रहा हो, दैट मीन्स कि मैं बैटल हार चुका हूँ। इट इज़ ऑल अबाउट मैराथन। कौन फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर जाता है वो मैटर करता है, किसने कितने वक्त में किया ये मैटर नहीं करता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मी सुधांशु साइनिंग ऑफ, एंड ब्लेड रनर केटेबल विल ऑलवेज बी देयर टू मोटिवेट यू। आप अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, एंड जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आपके रिवीजन के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं। जो 1 शॉट्स है हिस्ट्री के, पोल साइंस के, ज्योग्राफी के, साइकोलॉजी के, सोशियोलॉजी के, अभी रिवीजन सीरीज शुरू करने वाले हैं। एंड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है उसको भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में डाल दिया है। स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आप प्रिपेयर कर चुके हैं, रिवाइज करना शुरू करो, डेली क्वेश्चंस लगाना शुरू करो। And if you want some assistance in answer writing, make yourself enroll in the answer writing course. I will see you there. Thank you.